हे एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप। हम बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल के एपिसोड नंबर 309 पे आ चुके हैं और इसमें तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन का एक नया आर्क शुरू होने वाला है। वैसे भी स्टोरी में बस कुछ 9-10 एपिसोड रह गए हैं, सो अब आप वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। वैसे तुम्हारा भाई अभी भी कंफ्यूज्ड है कि हमें इसके बाद क्या शुरू करना चाहिए। अगर आपके पास सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताओ, क्योंकि बैटल थ्रू द हेवंस की जो फिल्म एम्परर या फिर गॉड्स वाली स्टोरी है वो आई गेस ऑफिशियल नहीं है और न ही उसकी मानुआ इमेजेस अवेलेबल है। सो ये भी ध्यान में रखना। हो सके तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके ध्यान से सोच के कमेंट्स करो। चलो अब कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान एंटर करता है हैवरी टूम के रियल में। अब क्योंकि जियान हैवरी टूम का मालिक बन चुका है तो वो जब चाहे इस रियल में एंटर कर सकता है। वेल वो रिफाइन करने वाला था उस 9 गोल्डन लाइटनिंग को। अब क्योंकि हैवरी टूम के अंदर का टाइम बाहरी दुनिया से बहुत ही स्लो गुजरता है तो फिर वो अपनी ट्रेनिंग इसके अंदर करने की सोचता है। अगर जियान नॉर्मल तरीके से 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को ऑब्जॉर्व करता तो उसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार दोशेंग के एडवांस पे जा पाती, लेकिन जियान ऐसा करता नहीं है। वो रिफाइन करता है इसकी मेडिसिनल पिल। इसका नाम होता है कैलेमिटी पिल और एक टियर 9 की मिस्टीरियस पिल थी। क्योंकि अभी की जियान की सोल डी स्टेट में एंटर कर चुकी है, उसके पास मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने की सफिशिएंट पावर होती है। और तो और हम प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को कैसे ही भूल सकते हैं। इन दोनों के साथ में काम करने से करीब 1 महीने के समय की रिफाइनमेंट के बाद इस कैलेमिटी पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया जाता है। वेल बाहरी दुनिया में कुछ 8-10 दिन निकले होंगे, लेकिन हैवरी टूम के अंदर 1 महीने का समय निकल गया था। जब जियान इस पिल को सॉलो करता है, एक भयानक लेवल की एनर्जी उसके अंदर रिलीज होती है। प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम तुरंत इस एनर्जी को रिफाइन करने लगी थी और इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की प्योरिटी को जियान का शरीर अब्सॉर्ब करता है। इस तरीके से जियान फाइनली 7 स्टार दोशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर गया था। फिर सीन दिखाया जाता है हन क्लैन का। यहाँ पे हन क्लैन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स नाइटी डिवायरिंग फ्लेम को वो सोल एसेंस खिला रहे होते हैं। बहुत सारे सोल एसेंस को ऑब्जॉर्व करने के बाद वो नाइटी डिवायरिंग फ्लेम फाइनली अपनी सोल को डी स्टेट में एंटर करवा देता है। इसी के साथ बारी आई थी 8 एंशिएंट जेड्स को इकट्ठा करने की। जब हंटी आंडी 8 एंशिएंट जेड्स को इकट्ठा करता है तो फिर इस जेड के कंप्लीट पीस में से एक बहुत ही एंशिएंट डेसोलेट ऑरा फैलाता। फिर जेड में से बाहर आता है एक इल्यूजरी फिगर। ये इल्यूजरी फिगर एक ओल्ड मैन का था और इसके बाल रंग बिरंगे होते हैं। नाइटी डिवायरिंग फ्लेम कहता है यह है तोशी एंशिएंट गॉड। वेल एक्चुअली उसका इल्यूजरी फिगर था। इस इल्यूजरी फिगर के सामने अभी हंटी आंडी भी कांप गया होता है। इस वजह से जब ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ वो इस इल्यूजरी फिगर को पकड़ने की कोशिश करता है तो फिर एक पावरफुल फोर्स उसे दूर फेंक देती है। अंत में जाके आखिरी मामले को नाइटी डिवायरिंग फ्लेम को सौंप दिया जाता है। फिर नाइटी डिवायरिंग फ्लेम एक टेक्निक का इस्तेमाल करके उस इल्यूजरी फिगर की आंखों को एक्टिवेट करता है और हंटी आंडी को दिखाई दी थी एक नई लोकेशन। ये लोकेशन वही मैग्मा वर्ल्ड की होती है। यहाँ पे चारों तरफ मैग्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय के बाद इनके सामने एक अजीब सा क्रीचर आया था। ये जीव किसी मगरमच्छ की तरह था और इसके पीछे होता है एक बहुत ही बड़ा मेंशन। यही था तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन। बस बात ऐसी होती है कि हंटी आंडी को इस लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो काफी पूरे हन क्लैन को इस जगह को ढूंढने के लिए बोलता है। खैर आगे की स्टोरी होने वाली बहुत ज्यादा औसम। अगर वीडियो को बिल्कुल एंड तक नहीं देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। चलो अब करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। अभी सीन था जियान के कोर्टयार्ड का। अभी जियान की आंखें शाओजान को देख रही थी जो कि शाओ शाओ के साथ खेल रहे होते हैं। इन दोनों को ऐसे खिलखिलाती हुई देख उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। शायद ऐसी जानी पहचानी भावनाएं दोनों के बीच की ब्लड रिलेशन की वजह से है, क्योंकि शाओ शाओ काफी जल्दी अपने इस ग्रैंडफादर से काफी फेमिलियर हो गई थी, जो कि कुछ समय पहले तक एक अजनबी होता है। उसके चेहरे की खुशी बिल्कुल बताती है कि वो शाओजान को बिल्कुल आउटसाइडर नहीं मानती। कुछ और समय तक इन दोनों को देखने के बाद जियान अपने सिर को घुमाता है। वो स्टोन पवेलियन के नीचे यालो को देख के बोलता है, टीचर क्या हन क्लैन से कोई न्यूज आई। इस समय यालो के हाथ में एक टी कप था। वो एक सिर्फ लेने के बाद हल्के से नोट करते हैं। इस समय उनकी भौं सिकुड़ी हुई थी। बगल में खड़ी जुनर बोलती है, इस समय के दौरान फादर लगातार हन क्लैन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हन क्लैन ने अभी तक कोई बड़ी एक्टिविटी दिखाई नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि हन क्लैन के मेंबर्स ने हन रिल्म से निकलना ही बंद कर दिया है और जो भी हन क्लैन के मेंबर्स बाहर अपीयर होते हैं उन्हें कैप्चर करने के बाद भी हमें कोई भी खबर मालूम नहीं पड़ी। ये सुन के जियान के आईब्रोज भी नीट हो जाती हैं। अगर लॉजिकली बोला जाए तो हन क्लैन को ऐसे शांत नहीं रहना चाहिए। वो तोशी एंशिएंट गॉड जेड्स के पीसेस को हजारों सालों से कलेक्ट करते आ रहे हैं। अब क्योंकि वो इतनी डिफिकल्टी के बाद उन 8 पीसेस को इकट्ठा कर पाए हैं, आखिर उन्हें तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन को ओपन करने की जल्दबाजी कैसे नहीं होगी। जियान हल्के से साई करके बोलता है, ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं। इस समय चाहे वो कितना भी एंशियस रहे उसमें जियान का कोई फायदा नहीं है। वो बस हन क्लैन की एक्शन का वेट ही कर सकता था। पिछले वॉर में जैसे हन क्लैन ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया है, अगर वो एक बड़ी कैंपेन को लॉन्च करके हन क्लैन के ऊपर हमला भी कर देते हैं तब इन एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं होगा। और तो और कहीं अलायंस की आर्मी हन क्लैन के प्लान में फंस जाती है तो उन्हें फालतू के नुकसानों का सामना ही करना पड़ेगा। खैर रिगार्डलेस सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हजारों साल से हन क्लैन अपने रियल्म को अच्छे से मेंटेन कर रहा है क्योंकि उनकी टेरिटरी है, उनके पास एडवांटेज है और जियान भी ऐसे रिस्क को लेने
देने के लिए तैयार नहीं था। येलो अपने टी कप को नीचे रखने के बाद बोलते हैं हम इस समय बस इंतजार ही कर सकते हैं। अभी जियान भी काफी कड़वाहट महसूस करता है, लेकिन येलो की बात पे एग्री करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। कुछ और बातों को करने के बाद जियान फाइनली अपने सिर को उठाता है। उसकी आंखें देखती हैं दो लोगों को। वो उनके पास जाके उन दोनों को वेलकम करता है। जियान कहता है बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर। इन दोनों में से एक के पैर थोड़े से स्टिफ थे, वही भी दूसरे कदम काफी मजबूत होते हैं। ऑफ कोर्स ये शाओडिंग और शाओली थे, जिन्हें कम समय में नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन से यहाँ पे लाया गया है। पिछले समय के दौरान जियान ने शाओडिंग के पैर की इंजरीज को हील किया था। पहले शाओडिंग का अपने पैरों से न चल पाने का कारण हन क्लैन का दिया हुआ वो पॉइजन होता है, लेकिन जियान के वीक एबिलिटी के साथ उसके लिए शाओडिंग के पैरों को बदलना भी इम्पॉसिबल बात नहीं होती। तो फिर ये पॉइजन किस खेत की मूली है? अभी शाओडिंग के कदम थोड़े अजीब से इसलिए होते हैं क्योंकि इतने समय से व्हील चेयर पर रहने की वजह से वो काइंड ऑफ चलने की फीलिंग को ही भूल गया है। जियान को अपनी तरफ स्माइल के साथ आते हुए देख शाओडिंग भी अपनी बत्ती से दिखाता है। वो आगे बढ़ के अपनी फिस्ट को जियान की छाती में स्मैश करता है। इस समय दोनों भाइयों की आंखों में गहरे बॉन्ड को देखा जा सकता है। शाओडिंग हंस के बोलता, लिटिल फेलो, मैं तब पहले सोच ही रहा था कि आखिर तुम एयरलाइंस के बारे में इतने अनकंसर्न्ड क्यों हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे रीजन को समझ चुका हूँ। तुम्हारे पास सैंडल पेन्स में और भी टेरिफाइंग अलायंस मौजूद है। अभी जियान हेल्पलेस था, उसे इन्फेक्शंस को मैनेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पहले खराब सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसे येन अलायंस को फॉर्म करना पड़ा। वो बस एक ऐसे फैक्शन को खड़ा करना चाहता था जो उसके शाओ क्लैन की रक्षा कर सके, क्योंकि जियान को सैंडल पेन्स आना था। वहीं पे अगर बात करिए सैंडल पेन्स में येन अलायंस की, तो उसे बस हन क्लैन से डील करने के लिए बनाया गया है, वरना जियान को अलायंस वगैरह का कुछ खास शौक नहीं होता। जियान कहता है अभी अलायंस की कैसी सिचुएशन है, क्या आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? शाओली नोट करके बोलता है हाँ, अगर सैंडल पेन से सच में कंपेयर किया जाए तो फिर उस जगह को काफी छोटा कहा जाएगा। वहाँ पे हन क्लैन के कुछ खास पंजे फैले नहीं है। इससे हमारी येन अलायंस को दुखी कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का ओवरलोड कहा जा सकता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी गलत नजरें हमारे ऊपर बनी रहती हैं। इस समय शाओली की दोनों आंखें बंद होती हैं, लेकिन इनमें एक अलग ही चमक फ्लो हो रही थी। अभी येन अलायंस के अंदर शाओली की पोजीशन ऐसी ही होती है कि सबऑर्डिनेट्स की उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती। शाओडिंग हंस के अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है लेकिन अगर उन लोगों को मालूम पड़ता है कि येन अलायंस का चीफ सैंडल पेन्स में भी स्टेबलाइज हो चुका है, तो शायद वो अगले दिन ही हमारे सामने घुटने टेकने के लिए आ जाएंगे। ये सुन के जियान भी हंसने लगा था, लेकिन उसे किसी को सबऑर्डिनेट बनाने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को तो छोड़ो ही, उसकी अभी की स्टैंड के साथ सैंडल पेन्स में भी शायद ऐसा कोई फैक्शन बचा हो जो कि जियान को इंटरेस्ट करता है। अब वैसी छोटी मोटी फाइट्स जियान के ध्यान के काबिल नहीं होती। तभी ऐसा लगता है जैसे शाओली को कुछ याद आ गया है। वो कहते हैं ओ हाँ, कुछ दिनों पहले मुझे शाओगेट से एक न्यूज मिली है। लगता है ब्लैक कॉर्नर रीजन में कुछ अनजाने एक्सपर्ट्स अपीयर हुए हैं, और ये एक्सपर्ट्स उन हॉलो सोल के एक्सपर्ट से काफी सिमिलर हैं जिनसे हम पहले फाइट कर चुके हैं। ये सुन के जियान तुरंत ही स्टार्टल हो गया था। ये सुन के जियान कुछ चीजों को याद करता है। लगता है वो शाओगेट जिसे तीनों भाइयों ने ब्लैक कॉर्नर रीजन में स्टेबलाइज किया था, अब उसने भी अपने पैरों को काफी फैला लिया है। जियान सोचता है उसने सच में अपनी फाउंडेशन को कई जगह पे फैला के रखा है। एक इंसान जो कि मैनेजमेंट में स्पेशलाइज नहीं करता, उसके खुद के इतने सारे फैक्शंस हैं। ये बात जियान को भी थोड़ी कॉमिकल लगती है। जियान अपने सिर को लाके इंडिफरेंट आवाज में बोलता है हो सकता है ये हन क्लैन की कुछ बची हुई फोर्सेस हो। हन क्लैन ने सैंडल पेन्स के बाहर भी कुछ ब्रांचेस को स्टेबलाइज करके रखा था, लेकिन अगर सैंडल पेन्स को इससे कंपेयर किया जाए तो ये कुछ खास जरूरी नहीं है। उसे हन क्लैन और हॉसोल के बारे में रोज नई खबरें मिल रही होती हैं। इस वजह से वो शाओडिंग की बातों पे कुछ खास ध्यान नहीं देता है। जियान के शब्दों को सुन के शाओली बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे डील करने की खबर को शाओगेट और जानन अकेडमी को भेजता हूँ। ये सुन के जियान स्माइल करता है। वो कहता है जानन अकेडमी, हाँ। वो जस्ट हल्के से नोट करने वाला था, तभी ऐसा लगता है जैसे जियान के दिमाग में बल्ब जल गया हो। इस समय उसका शरीर एकदम थम गया था। अगले ही पल में वो अपने सिर को उठाता है। उसकी उन दोनों काली आंखों में एक अलग ही रोशनी चमक रही थी। जियान कहता है अंडरग्राउंड मेगा वर्ल्ड। जब जियान की तेज आवाज सभी के कानों में जाती है, लोग एकदम चौंक गए होते हैं। ये तुरंत ही जियान को घेर लेते हैं। कालिन अपनी वॉइस रिकॉर्ड के बोलती है क्या हुआ। इस समय जियान का चेहरा भी एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। वो कालिन को दोनों हाथों से पकड़ के बोलता है क्या तुम्हें जानन अकेडमी के ब्लेजिंग स्काई की टावर के नीचे का वो अंडरग्राउंड मेगा वर्ल्ड याद है। जैसे जियान के शब्द कालिन के कानों में जाते हैं, हम उसके कोल्ड चेहरे को तुरंत ही टमाटर की तरह लाल होते हुए देखते हैं। वो जियान को एम्बेरसमेंट से भरी आंखों से देखती है और हल्का सा गुस्सा दिखा के अपने हाथों को वो जियान की गिरफ्त से बाहर निकाल लेती है। आखिर कालिन उस जगह को कैसे भूल सकती है। आखिर यही वो जगह थी जहाँ पे जियान एकदम पागल होके कालिन के ऊपर खुद को फोर्स कर देता है। जब कालिन इस तरीके से अपने हाथों को खींचती है तो फिर जियान भी अचानक से रिकवर हो गया था। उसकी आंखें देखती हैं कालिन को, जिसके चेहरे पे ऐसा एम्बेरसमेंट से भरा एक्सप्रेशन है कि वो जियान को चबाना ही चाहती हो। जियान एक पल के लिए स्टार्टल्ड हो गया था। तभी वो भी कुछ चीजों को याद करता है। तुरंत ही अपने सिर को उठा के एम्बेरसमेंट के साथ हंसने लगा था। थोड़ी और देर तक सूखी हंसी के बाद जियान अपने आप को शांत करता है। उसकी आंखें इस समय ग्लो हो रही थी। तोशे एंशिएंट गॉड मेंशन हमेशा एक मिस्ट्री रहा है। जब वो तोशे एंशिएंट जेड उसके हाथ में था, जियान ने उसमें से कुछ मिस्टीरियस साइन को सेंस नहीं किया, लेकिन जब वो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचता है तो फिर जब जियान उस मेगा वर्ल्ड के गहराइयों में था, वो एंशिएंट जेड तभी रिएक्ट करता है।
लेकिन जियान जब जियान एकेडमी के अंडरग्राउंड वर्ल्ड के और भी डीपर रीजन में जा पाता, उन अजीब से क्रीचर्स की वजह से जियान को पैनिक की वजह से भागना पड़ता है। नेचुरली तब जियान के पास स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो चीजों को तुरंत ही इन्वेस्टिगेट कर सके। अब जब जियान उसके बारे में सोच रहा है, वो चीज सच में थोड़ी सी अजीब थी। शायद तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ढूंढना पॉसिबल है। इसके बारे में सोच के जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो एक डिसाइसिव तरीके से बोलता है, टीचर 10 एलीट दोशंग के साथ एक आर्मी को लेकर मुझे फॉलो करो। जूनर कायलिन, तुम दोनों को भी मेरे साथ आना चाहिए। जियान के मुंह से बाहर आई अचानक से इस ऑर्डर को सुन के सभी लोग एकदम चौंक गए थे। वो कहते हैं, क्या कहाँ पे? जियान डीप आवाज में कहता है, जियान एकेडमी। अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो फिर हमें वहीं पे तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन के क्लूज मिलेंगे। इन शब्दों को सुनने के बाद यालो और बाकियों के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। जियान कहता है, कोइंसिडेंटली हमने सेंट्रल प्लेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को कनेक्ट करने के वर्म होल को भी क्रिएट कर लिया है। मैं लोगों को लेके जल्दी वहाँ पे जाता हूँ। टीचर, आप इस मैटर के बारे में जल्दी से अंकल गू, क्लैन हेड लेयिंग और येन जिन को बताओ। यालो नोट करते हैं। अगर जियान सच में सही कह रहा है तो ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा है। जियान कहता है, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत सर्टेन नहीं हूँ। इस वजह से अंकल गू से कहना कि वो हन क्लैन की मॉनिटरिंग को बिल्कुल कम न करें। जैसे वो हन क्लैन के एक बड़े से ग्रुप को बाहर आते हुए डिस्कवर करते हैं, उन्हें तुरंत ही ब्लैक कॉर्नर रीजन आना होगा। कुछ और इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद जियान तुरंत ही शाओजान को गुड बाय बोलता है। वो कायलिन और जूनर के साथ बाहर चला गया था। इस समय येलो का एक्सप्रेशंस भी काफी ग्रेव थे। इन तीनों के जाने के बाद तुरंत ही मीटिंग रूम में पहुंचते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हन रियल्म को। अभी सीन दिखाया जाता है एक बड़े से हॉल का, जिसमें चारों तरफ काले रंग की फ्लेम्स जल रही होती हैं और हंटियांडी यहाँ की लीडर सीट पे बैठा हुआ था। वो नीचे बाव कर रहे ह्यूमन फिगर्स को देख के बोलता है, क्या तुम सभी को कोई खबर मिली? एक काले बालों वाला बुड्ढा रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है, क्लैन हेड, हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें जैसी जगह मैप में बताई गई थी वैसी 5 जगहें मिली हैं। उन एरियाज की केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद हमने डिस्कवर किया कि उनमें से एक जगह उस मैप से सबसे ज्यादा मैच खाती है। इस बुड्ढे की बात को सुन के हंटियांडी की वो इंडिफरेंट आके तुरंत ही ब्राइट हो जाती है। वो स्माइल के साथ बोलता है, ओ ठीक है, आगे बोलो। वो बुड्ढा बोलता है, ये लोकेशन है ब्लैक कॉर्नर रीजन में। हालांकि वहाँ पे भी कई सारे फैक्शंस मौजूद हैं, लेकिन वो एरिया उस मैप से बिल्कुल मैच खाता है। हंटियांडी तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा हो गया था। वो कहता है, ब्लैक कॉर्नर रीजन। उसकी आंखें देखती हैं पूरे हॉल को। वो कहता है, उस जगह से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा ग्रुप है? एक इंसान बोलता है, क्लैन हेड। लगता है उस रीजन में एल्डर हनीयू मौजूद है। वो सेंट्रल प्लेन्स के बाहर हॉलो सोल के पर्सन इंचार्ज हैं। हंटियांडी हल्की आवाज में कहता है, तुरंत ही हनीयू के पास ऑर्डर पहुंचाया जाए कि वो हॉलो सोल्स के मेंबर्स को लेके ब्लैक कॉर्नर रीजन पहुंचे। उस जगह को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो। उसे क्या करना है वो समझ जाएगा। ये सुन के वो ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है, समझ गए। ये कहने के बाद ये बुड्ढा चला जाता है। इस ओल्ड मैन को डिसअपीयर होते हुए देख हंटियांडी अपने सिर को उठाता है। उसके चेहरे की वो स्माइल और भी फैल गई थी। उसके तेज हंसने की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। वो कहता है, एंशिएंट गॉड मेंशन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम ब्लैक कॉर्नर रीजन के आउटर रीजन को देखते हैं। एक काले कपड़ों में लोगों का झुंड एकदम साइलेंट तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। ये जगह थी एक माउंटेन की। कुछ समय के बाद इन्हें एक बहुत ही बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। जब दरवाजे के सामने ये स्ट्रेंज इंडिविजुअल्स रुकते हैं तो वो एक्सपर्ट्स जो कि उस गेट को गार्ड कर रहे थे, इन सभी की तलवारें और भाले ऊपर उठ जाते हैं। एक गार्ड जिसकी आंखें एकदम फियर्स थी, वो चिल्ला के बोलता है, कौन है? ये हमारे डीमन ब्लेड गेट्स का माउंटेन गेट है। यहाँ पे किसी का आना अलाउड नहीं है। उन ब्लैक रोब्ड इंडिविजुअल्स में से एक बुड्ढा अपने सिर को उठा के कहता है, तो ब्लैक कॉर्नर रीजन इस जगह के उस तरफ है। वो स्ट्रॉन्ग दिखने वाला एक्सपर्ट जो कि गार्ड्स का लीडर लग रहा था, वो एक कोल्ड स्नोर के साथ बोलता है, हम क्योंकि तुम्हें ब्लैक कॉर्नर रीजन के बारे में पता है तो तुम जल्दी से यहाँ से फूटते क्यों नहीं हो? यहाँ पे एरेगेरे नत्थु खैरों का कोई काम नहीं है। इस बंदे के रिप्लाई को सुन के उस काली वेशभूषा वाला लीडर हल्के से हंसने लगता है। वो कहता है, लगता है हम सही जगह पे आ गए हैं। जब फोकस उसके चेहरे पे जाता है, हमें एक इंडिफरेंट चेहरा दिखाई दिया था। उसका वो हड्डियों जैसा हाथ उसकी स्लीव से बाहर आता है और उसकी इंडिफरेंट आवाज सभी को सुनाई देती है। वो कहता है, किल देम, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस बंदे की बात को सुन के उसके पीछे खड़े वो 10-12 फिगर्स एक डीप आवाज में कहते हैं, समझ गए। वो इंसान जो कि माउंटेन गेट की रखवाली कर रहा था, इस बुड्ढे को मुंह खोलते हुए देख एकदम कॉशियस हो जाता है। तुरंत ही वो एक वार्निंग बैम्बू को मुंह से लगा के बजा देता है। सीटी की आवाज चारों तरफ फैलती है। वो बंदा कहता है, तुम्हारी हमारे डीमन ब्लेड गेट के सामने ऐसे बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई तुम? लेकिन इससे पहले वो और भी कुछ बोल पाता, उसकी आंखों में एक काला धब्बा बड़ा होता है। अगली पल में एक पफ के साउंड के साथ उसकी बॉडी ब्लड के क्लस्टर में एक्सप्लोड हो जाती है। एट द सेम टाइम उसके पीछे दरवाजा था, वो भी विस्फोट होकर मिट्टी मिल जाता है। जब अचानक से इस जगह पे ऐसे एक्सप्लोजन की आवाजें गूंजती हैं, चारों तरफ से तेज तेज हवाओं की आवाजें सुनाई देती हैं। इस माउंटेन के पीछे से हजारों फिगर्स आते हुए दिखाई दिए थे। इनके हाथ में जो ब्लेड्स होते हैं वो इस समय बहुत ही तीखे लग रहे थे। ये सभी चिल्ला के बोलते हैं, एनिमी अटैक। यहाँ पे आए हुए एक्सपर्ट्स में से एक बंदा जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्लेड होता है, वो बड़े आराम से चल के आगे आता है। वो कहता है, तुम्हारी एक्चुअली में हमारी डीमन ब्लेड गेट की टेरिटरी में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत हो गई। लगता है तुम्हारे पास सच में एबिलिटी है। लेकिन उसका वो पावरफुल ऑरा जो किसी दो हुआंग एक्सपर्ट के बराबर था, वो पूरी तरीके से बाहर भी आ पाता। किसी घोस्ट की तरह एक ब्लैक क्लोथ फिगर उसके सामने फ्लैश होता है। वो फिगर हल्के से अपनी हाथ को वेव करता
करता है। ब्लैक कॉर्नर रीजन का ये एक्सपर्ट दो हुआंग सभी की आंखों के सामने खून के फुब्बारे में बदल जाता है। इस ब्लैक डीमन गेट के चीफ को बड़ी आसानी से खत्म करने के बाद वो काले कपड़ों वाला लीडर अपनी इंडिफरेंट आवाज में कहता है इन सभी को खत्म कर दो, एडिशनली बाकी की यूनिट्स को भी अटैक करने के लिए बोलो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में बस हम ही रह जाएंगे। इन शब्दों को सुनकर जो पीछे लोग खड़े होते हैं वो रिस्पेक्टिव तरीके से समझ गए बोलते हैं। अगले इंस्टेंट में इन सभी की बॉडी में से वो मॉन्स्टर्स की इरप्ट हुई थी। वो पैनी पैनी काली चेन्स हवा को चीरते हुए यहाँ पे मारकाट मचाने लगती हैं। वैसे आज वो खुशी का दिन होता है जब जानन एकेडमी में नए स्टूडेंट्स का बैच एंटर करने वाला होता है और जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इनर एकेडमी में प्रमोट किया जाता है। इस वजह से आज एकेडमी ने एक सेरेमनी को हेल्ड किया था। अभी पूरी एकेडमी में खुशी से भरा माहौल फैला होता है। वो सेरेमनी का ओपन ग्राउंड बेसिकली इस समय लोगों से पूरा फुल होता है। चारों तरफ शोर की आवाजें फैल रही थी। इस ओपन ग्राउंड के बीच में होता है एक बड़ा सा कॉम्बैट स्टेज। इस समय इस अरीना में लगातार द्विक इरप्ट होती है। एक्सपर्ट्स एक दूसरे का क्रॉस किया करते थे। इनके बीच का जो कंपटीशन होता है वो काफी फायरी हॉट और इंटेंस हो गया था। कंपटीशन का विजेता स्टेज के ऊपर प्राउड तरीके से खड़ा हो जाता जैसे वो कई यंग लेडीज के ध्यान को आकर्षित कर सके। इस समय एकेडमी में ऐसा माहौल फैला हुआ होता है जैसे एकेडमी एकदम जवान लोगों से भरी हो। इस कॉम्बैट स्टेज के बीच में दो बड़े स्टोन स्टैचू थे, बोले तो पत्थर की मूर्तियां। इनमें से एक तो होता है ओल्ड मैन, वहीं पे दूसरा एक नौजवान होता है। ये जो लड़के की मूर्ति होती है उसकी उम्र इन स्टूडेंट्स के बराबर ही लगती है। अब एकेडमी में जो नए स्टूडेंट्स आए होते हैं इस स्टैचू को देख के उनके दिमाग में काफी क्यूरियोसिटी जग रही थी। कुछ यंग लेडीज जो कि एकदम लाइवलीनेस से भरी होती हैं वो एक ब्यूटीफुल सी लेडी से बोलती है सीनियर सिस्टर मुझे ये पता है कि इन दोनों स्टैचूज में से एक तो हमारी एकेडमी के लेजेंडरी हेडमास्टर है, लेकिन दूसरी स्टैचू किसकी है? ये कुछ खास ओल्ड नहीं लगती। ये सुन के उस यंग लेडी की सुंदर सी आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया था। वो उस ह्यूज स्टैचू को देख के हंस के बोलती है ये स्टैचू हमारी जानन एकेडमी की सबसे आउटस्टैंडिंग इंसान की है। क्या तुम्हें पानगेट और शाओगेट के बारे में पता है? दोनों को इन सीनियर ने स्टेबलाइज किया था। जिस रीजन की वजह से तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन को बड़ी आसानी से क्रॉस कर पाई हो वो भी शाओगेट की प्रेस्टीज की वजह से ही है। क्योंकि अगर पहले की बात करी जाए तो हर साल ब्लैक कॉर्नर रीजन में हमारी एकेडमी में आने वाले कई स्टूडेंट्स की जान चली जाती थी और तुम्हें भी ऐसी फेरोसिटी का सामना करना पड़ता। एक खिलखिलाती हुई लड़की हंस के बोलती है ये सीनियर तो बहुत ही ताकतवर लगते हैं। ही आखिरी सीनियर है कहाँ पे? एक लड़की हंस के बोलती है इन्हें जानन एकेडमी से गए हुए कई साल हो चुके हैं। पिछली बार मैंने कुछ एल्डर्स को कहते हुए सुना कि ये सीनियर सेंट्रल प्लेन्स पहुंच चुके हैं। वो जगह एक्सपर्ट से भरी हुई है, इस वजह से तुम सभी को दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। ये सुन के वो पहली बार लड़की बोलती है क्या सीनियर सिस्टर आप भी ऐसी सोच रही हो? ऐसे टीजिंग वर्ड्स को सुन के उस टॉल यंग लेडी का चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है। वो कहती है क्या तुम पिटाई खाना चाहती हो? सीन फिर से शिफ्ट हुआ था। सूचियान जो कि एक ऊंची से स्टेज पे खड़े होते हैं वो इस खुले मैदान के खुशी से भरे माहौल को देखते हैं। उनके एल्डरली चेहरे पे इस समय एक छोटी सी स्माइल थी। फिर वो अपने सिर को उठा के देखते हैं इन दोनों स्टैच्यूज को जो कि इस खुले मैदान के बीच में खड़े हुए हैं। वो अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं पाते हैं। इन दोनों से मिले हुए उन्हें 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है। सूचियान खुद से बड़बड़ाती हुई बोलते हैं आखिर लिटिल फेलो जियान अभी कहाँ पे होगा? जैसा उसका टैलेंट और एबिलिटीज है अब तक उसके अचीवमेंट्स काफी ज्यादा आगे जा चुकी होंगी। पिछले इन सालों में जानन एकेडमी में कई एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है, लेकिन अगर इन सभी को उस लड़के से कंपेयर किया जाए तो फिर सच में थोड़े से इन्फीरियर लगते हैं। जब सूचियान खुद से ऐसे बातें कर रहे होते हैं तब एक हल्की आवाज पीछे से उनके कानों में आती है। वो आवाज कहती है फर्स्ट एल्डर सूचियान। वो स्माइल के साथ पीछे मुड़ गए थे। इस समय सूचियान के पीछे 3 फिगर्स होते हैं। इनमें से 2 फीमेल्स और एक मेल होता है। दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने इंस्ट्रक्टर की रोब्स को पहन के रखा था। भले ही कपड़े एकदम फॉर्मल और बड़े लग रहे हो तभी वो इस लेडी की ब्यूटी को छिपा नहीं पाते, खासकर उसके वो लंबे से पैर जो कि सभी की आंखों को आकर्षित कर रहे थे। वहीं पे दूसरी लेडी ने लाल रंग की ड्रेस को पहन के रखा था। इसकी कमर पे एक चाबुक होता है। भले इसका चेहरा भी काफी प्रिटी हो लेकिन स्टूडेंट्स की इसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती। आखिरकार ऐसा कौन है जो कि जानन एकेडमी की डीमन फीमेल इंस्ट्रक्टर हुजिया के बारे में ना जानता हो? कोई भी बंदा जो कि उसके द्वारा टारगेट किया जाएगा उसकी सच में बैंड बज जाती है। इन दोनों की साइड में खड़े उस बंदे के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम इंडिफरेंट था। इसकी पीठ पे वो बड़ी सी हैवी सोर्ड होती है। अगर कोई इसके पास खड़ा होता है तो इस इंसान के सफोकेटिंग ऑरा को तुरंत ही फील किया जा सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तीनों जानन एकेडमी के सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में से एक है। अगर जान यहाँ पे मौजूद होता तो इन तीनों को पहचानने में से कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि ये होते हैं शाओयू, हुजिया और वुहाओ। इस समय ये तीनों पहले से जानन एकेडमी की बैकबोन बन चुके हैं। 2 साल पहले शाओयू दोजोंग क्लास में एडवांस हो चुकी है। वहीं पे हुजिया दोजोंग क्लास के पीक पे पहुंच गई है। उसके लिए दोजोंग क्लास में एडवांस करना बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई थी। हुजिया सूचियान के पास जाके एकदम रौब से बैठ जाती है। वो स्माइल के साथ जियान के स्टैच्यू को देखते हुए बोलती है कि आप फिर से इस लड़की के बारे में सोच रहे हैं? छी, इतने सारे साल हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ क्या ये अभी तक जूनियर को पकड़ पाया है। ये सुन के वुहाओ के इंडिफरेंट चेहरे पे भी एक स्माइल आती है। वो कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसकी अभी के अचीवमेंट से हम डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वुहाओ को वो समय याद आ गया हो जब इन चारों ने मिलकर फायर एनर्जी को स्नैच करने के लिए
ग्रुप बनाया था। हुजिया कहती है ब्ला, मैं 1 साल के अंदर 2 क्लास में पहुंच जाऊंगी। अभी साइड में खड़ी शाओयू के चेहरे पे भी स्वीट स्माइल थी। उसकी वो प्रिटी आंखें देख रही थी उस स्टैचू की तरफ। वो नाकों में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है। वो कहती है वो 10 साल पहले ही 2 क्लास को चैलेंज कर चुका है। ये सुन के हुजिया का चेहरा भी कड़वाहट से भर जाता है। वो कहता है तुम बस उसके बारे में बोलती रहो, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं कि तुम्हारी आवाज उसके कानों में चली जाएगी। सूचियान स्माइल करके अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तुम्हारा वो बच्चों जैसा बर्ताव गया नहीं है। वो देखते हैं सभी इंस्ट्रक्टर्स और एल्डर्स को जो कि अपनी अपनी सीट्स को ले चुके होते हैं। ये सुन के सूचियान भी धीरे से खड़े होते हैं। तुरंत ही नीचे का वो ओपन ग्राउंड जो कि एकदम नॉइज़ से भरा होता है वो एकदम शांत हो गया था। सभी की आंखें पॉज होती हैं उनके ऊपर। इस समय बिना किसी डाउट के सूचियान जनान एकेडमी के पर्सनल इंचार्ज थे। हेडमास्टर मेंटियनची को तो किसी चीज की परवाह नहीं होती। इस वजह से कई इंस्ट्रक्टर्स भी उनके नाम को भूल चुके हैं। सूचियान जो कि खड़े होते हैं उनकी आंखें नीचे के नए नए चेहरों को देखती हैं। तुरंत ही उनका चेहरा वार्म स्माइल से भर जाता है। वो कहते हैं एवरी, लेकिन इससे पहले वो अपने शब्दों को कंटिन्यू कर पाते हैं। हम उनकी वॉइस सिकुड़ते हुए देखते हैं। उनकी आंखें सभी के ऊपर से जाके काफी दूर की तरफ देखती हैं। वहां से इंटेंस विंड रशिंग साउंड सुनाई दे रही थी और इस आवाज के साथ आ रहा होता है एक ब्लडी किलिंग हो रहा। जिस तरीके से फर्स्ट एल्डर सूचियान इतने सारे सालों से जनान एकेडमी को मैनेज करते आ रहे हैं, अब उनका मानसिक संतुलन बहुत ही स्थिर होता है। वो तुरंत ही काम आवाज में कहते हैं वो इमीडिएटली खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी धीरे से हवा में राइज होती है। वो डीप आवाज में कहता है लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट, सारे एल्डर्स अलर्ट हो जाओ। उसके मुंह से जस्ट आवाज आई थी तभी जनान एकेडमी की सीट्स के ऊपर वो विंड रशिंग साउंड्स अपीयर होती हैं। हम कई फिगर्स को ओपन ग्राउंड के ऊपर प्रकट होते हुए देखते हैं। इन सभी की कोशिश आंखें देखती हैं आसमान को। अचानक से जिस तरीके सीन में बदलाव आया था, स्टूडेंट्स भी थोड़े चौंक से जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स की बातों को सुन के सारे विद्यार्थी अपने आप को शांत करते हैं। खैर जब यहाँ पे अलर्टनेस फैल रही होती है, वो विंड रशिंग साउंड और भी तेज हो जाती है। एक पल के बाद एक बड़े लोगों का झुंड एकदम परछाइयों की तरह ऊपर आता है। कुछ ही फ्लैशेस में ये इस खुले मैदान के ऊपर अपीयर हो गए थे। इस समय सूचियान की आंखें भी इन ब्लैक फिगर्स को देख रही होती हैं। वो अपनी वॉइस सिकोड़ के बोलते हैं आज हमारी जनान एकेडमी के लिए खुशी का दिन है। हम आज बाहरी लोगों को रिसीव नहीं कर रहे हैं। वो इन सभी की बॉडी में से एक डेंस ब्लडी सैंड को सेंस कर पा रहे थे। उनका दिल तुरंत ही बैठ जाता है। लगता है ये लोग यहाँ पे अच्छे इंटेंशन से नहीं आए। सूचियान के शब्दों को सुनने के बाद उन ब्लैक रोड इंडिविजुअल्स का लीडर हंस के बोलता है खुशी का माहौल। वो अपने सिर के ऊपर के क्लोथ को पीछे हटाता है। उसका वो सूखा हुआ चेहरा सभी के सामने आया था। उसकी आंखें देखती हैं सूचियान को और उसकी आवाज जिसमें कोई रिपल मौजूद नहीं होती वो सबके कानों में जाती है। वो कहता है अगले 2 घंटे के अंदर तुम सभी को लेके इस ब्लैक कॉर्नर रीजन से चले जाओ। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? सभी के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। सूचियान डीप आवाज में कहते हैं फ्रेंड आप ऐसे मामले के बारे में ऐसा जोक नहीं कर सकते हो। अगर वो सामने की पार्टी की सेंस को सेंस नहीं कर पा रहे होते तो शायद गुस्से में आके अभी तक उन्हें हमला कर दिया होता। वो ब्लैक रूट ओल्ड मैन एक इंडिफरेंट आवाज में बोलता है अगर तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है तो फिर हम तुम सभी को मार ही सकते हैं। भले ही तुम सभी बच्चे हो, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इस बुड्ढे के शब्दों को सुनने के बाद सभी की आंखों में फ्यूरी दिखाई देती है। तब एक बंदा जो कि उस ब्लैक रोड ओल्ड मैन के साइड में खड़ा था, वो नीचे की स्टैच्यू की तरफ पॉइंट करके बोलता है एल्डर होयन उस स्टैच्यू को देखो, वो उस लड़के जियान की तरह लग रही है। ये सुन के वो बुड्ढा जिसका नाम हनियू होता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही ग्लूमी हो जाते हैं। वो कहते हैं ओ वही जियान जिसने मेरे हॉलोसोल को डिस्ट्रॉय किया। उसकी वो डार्क और डेंस आंखें देखती हैं स्टैच्यू को। वो अजीब सी आवाज में हंस के बोलता है ओरिजिनली मैं तुम सभी के ऊपर थोड़ी सी दया दिखाने वाला था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है किसी इंसान की स्टैच्यू यहाँ पे मौजूद है। अगर सच में ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है आज मुझे यहाँ पे खून की नदियां बहानी होंगी। वो कहते तुम सभी इस जगह को खून से रंग दो, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। जैसे इस होयन की मुंह से आवाज बाहर आती है, एक मॉन्स्टर्स ऑरा उसकी बॉडी से फैलने लगा था। आसमान में खड़े इस ब्लैक रोड इंसान की इस किलिंग इंटेंट से भरी आवाज को सुन के सूचियान और बाकियों के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। सूचियान डीप आवाज में चिल्ला के बोलते हैं जल्दी से सिग्नल भेजो, हमें शाओ गेट को इन्फॉर्म करना होगा। भले ही ये सभी अनजाने लोग हों, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। इनमें से कई और तो वहां तक पहुंच चुके थे जिन्हें सूचियान भी सेंस नहीं कर पा रहे हैं। हुजिया ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ नॉड करती है। उसकी उंगली में से एक सिग्नल फ्लेयर ऊपर शूट होता है। हमें से आसमान में जाके बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। जैसे ही फ्लेयर सिग्नल अपीयर हुआ था, अगले ही पल में आसमान में स्विशिंग साउंड की आवाजें आने लगती हैं। करीब 10-15 लोग पास में आ गए थे। इनका जो मिडिल एज लीडर होता है, इस समय उसकी कोल्ड और स्ट्रेट आंखें आसमान में खड़े इन काले वेशभूषा वाले लोगों को देख रही होती हैं। वो पूछता है फर्स्ट एल्डर सूचियान क्या हुआ? ये वही शाओ गेट के गार्ड्स होते हैं जिन्हें जनान एकेडमी में स्टेशन किया गया है। इस सिग्नल को रिसीव करके तुरंत ही यहाँ पे पहुंच गए थे। सूचियान गहरी आवाज में कहते हैं परेशानी खड़ी हो गई। सूचियान तुरंत ही पीछे मुड़ते हैं। हम उन्हें हॉलोसोल के लोगों के सामने अपने हाथों को कप करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं फ्रेंड क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सभी कौन है और मेरी जनान एकेडमी ने आपको कैसे ऑफेंड किया? हनियू हल्के से स्माइल करता है। वो कहता है ऐसी बात नहीं है कि तुमने हमें चुनौती दी हो, लेकिन तुम बस अनलकी हो जो कि तुम यहाँ पे रह गए। सिग्नल को रिसीव करके आने वाले एक्सप्रेस की तरफ वो एक बार देखता भी नहीं है। इस बात को सुन के वो शाओ गेट्स के गार्ड का लीडर कोल्ड स्नॉट के साथ बोलता है हम तुम कुछ ज्यादा ही
एरोगेंट हो। अगर तुम ब्लैक ऑन रेयर में जानन अकेडमी को टच करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे शाओ गेट से पहले पूछना होगा। इसके पीछे के फिगर्स अपने दुई की विंग्स को फ्लैप करते हैं। इनकी पावरफुल दुई की इरप्ट हुई थी, ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हन्यू की आंखें फाइनली जाती हैं शाओ गेट के मेंबर्स के ऊपर। उसके चेहरे पे रिडिक्यूल भरी स्माइल आ गई थी। वो हाथ को वेव करके बोलता है, दो लोग बस 10 सेकंड का समय। जैसे उसने इशारा किया था उसके पीछे से दो फिगर उसके पास आ जाते हैं। ये सीधे घुस जाते हैं शाओ गेट की टोली पे, जो कि एकदम एक्सपर्ट्स की लग रही थी। इससे पहले शाओ गेट के गार्ड्स अटैक करना शुरू भी कर पाते, हवा को चीरती हुई कई चेन्स आगे बढ़ती हैं। अगले पल में सभी कानों में से आवाज आती है जैसे कोई चीज हड्डियों को पेनिट्रेट कर रही हो। बस एक ही इंस्टेंट के अंदर शाओ गेट के इतने सारे एक्सपर्ट्स को खत्म होते हुए देख उस मिडिल एज मैन के चेहरे के रंग एकदम उड़ जाते हैं। वो चिल्ला के बोलता है, एलीट दोजन्स। हन्यू अपनी हाथों को क्रॉस करके बोलता है, ऐसी छोटी सी जगह के ऊपर हमें घमंड दिखाने की क्या जरूरत है? लगता है तुम सभी अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाई ओपिनियन रखते हो। नीचे खड़े जानन अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स आसमान के सीन को स्टंट एक्सप्रेशन साथ देख रहे थे। ये एलीट दो हुआंग एक्सपर्ट्स जो कि इतनी ट्रेनिंग के बाद यहाँ तक पहुंच पाए हैं, वो इन दो ब्लैक रूट एक्सपर्ट्स के सामने एक पल के लिए भी टिक नहीं पाए। इस समय स्टूडेंट्स के चेहरों पे हॉरर देखा जा सकता है। इन सभी के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। आसमान में इन दोनों ब्लैक फिगर्स को देख के वो की आंखें भी श्रिंक हो गई थी। भले ही उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोजन तक पहुंच चुकी हो, लेकिन तब भी वो इन दोनों में से काफी इंटेंस प्रेशर को सेंस करता है। लगता है इस वक्त जानन अकेडमी सच में एक बड़ी कैलेमिटी का सामना कर रही है। खैर खतरा चाहे कितना ही बड़ा हो, वो इस समय पीछे हट नहीं सकता। वो चिल्ला के बोलता है, सारे एल्डर्स मेरे साथ हमला करो। इस समय वो की आंखों में एक डिटर्मिनेशन दिखाई देने लगती है। अगले पल उसके पैर हवा में आगे बढ़ गए थे। उसका हाथ अपने पीछे की हैवी सोर्ड को टाइट तरीके से पकड़ता है। एक ट्रेजिक बैटलफील्ड और तेजी से इरप्ट हुआ था। वो की बात को सुन के कई एल्डर्स हवा में उठने लगते हैं। इन सभी की अलर्टनेस से भरी आंखें आसमान में ब्लैक रोड फिगर्स को देखती हैं। वो हन्यू हंस के बोलता है, अटैक। जैसे उसने आगे की तरफ इशारा किया था, 5 ब्लैक रोड इंडिविजुअल सामने आते हैं। इनके वो 5 टेरिफाइंग औरे जो कि 5 स्टार दोजन लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, वो आसमान में विस्फोट हो गए थे। ऐसे फ्राइटिंग औरों को सेंस करके सभी के दिल बैठने लगते हैं। ब्लैक कॉर्नर रीजन का कोई भी फैक्शन जिसके पास एक 8 दोजन एक्सपर्ट हो, उसे पीक लेवल का कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इस ब्लैक रोड ओल्ड मैन के इशारे से उससे भी खतरनाक 5 एक्सपर्ट्स आगे बढ़ गए। खैर इन सभी के मॉन्स्टर्स और किलिंग इंटेंट से भरे ऑरे को सेंस करके सभी समझ जाते हैं कि इनका इरादा यहाँ पे किसी को बख्शने का नहीं है। इस समय इनके पास फाइट करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। वो चिल्ला के बोलता है, हमला करो। उसकी ब्लड कट हैवी सोर्ड तेजी से आगे की तरफ स्लैश हो गई थी। एक इनॉर्मस ब्लड ग्लो हवा को चीरते हुए रूथलेस तरीके से 5 ब्लैक रोड फिगर्स की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन वो के इस अटैक के सामने वो 5 बस डिस्टेन भरी स्माइल को रिवील करते हैं। वो कहते हैं, छी क्या वाहियात अटैक है। इनमें से एक बंदा अपनी उंगली को आगे करता है। एक काले रंग की लाइट शूट हुई थी। ये तुरंत ही वो के अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर देती है और जो बची हुई फोर्स रह गई थी वो लाइटनिंग स्पीड से सीधा वो की बॉडी में आके टकरा जाती है। ऐसा होने पे हम वो को पीछे उड़ते हुए देखते हैं। ग्रक साउंड के साथ उसके मुंह से खून बहा रहा था। वो के अटैक को इतनी साइज से डिस्ट्रॉय होते हुए देख सूचन का दिल बैठ जाता है। वो कहते हैं, बेस्टर्ड। वो आगे बढ़ के वो को संभालते हैं। उनके शरीर से उनकी माइटी दुखी इरप्ट हुई थी। उनकी स्ट्रेंथ वो से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा लगता है पिछले कुछ सालों में सूचियन की स्ट्रेंथ भी काफी तेजी से राइज हुई है। जब सूचियन अटैक करते हैं तो जानन अकेडमी की गहराइयों में से 2 पावरफुल और अचानक से बाहर आए थे। आसमान में काफी अर्ली कुछ लाइट फ्लैश होती है। हम 2 एल्डरली फिगर्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। लेकिन इस समय जब वो आसमान में खड़े इन ब्लैक रोड इंडिविजुअल्स को देख रहे होते हैं, इन दोनों बुड्ढों के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा अगली हो जाते हैं। खैर इन दोनों को अपीयर होते हुए देख सूचियन ने भी रिलीफ फील करी थी। वो कहते हैं, ओल्ड भाई ओल्ड चियान। इस समय ने जानन अकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर्स बोला जा सकता है। दोनों ही 7 स्टार दोजन क्लास में पहुंच चुके होते हैं। अगर वो साथ में काम करते हैं तो इनके लिए एक 8 स्टार दोजन से ही फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे दोनों अपीयर होते हैं पूछते हैं, क्या हुआ? आसमान में खड़े इन लोगों को देख के ओल्ड भाई और ओल्ड चियान के दिल में भी अनीस भर गई थी। आखिर ब्लैक कॉर्नर रीजन में ऐसे एक्सपर्ट्स कहां से आए? सूचियान कड़वाहट भरे एक्सप्रेशन को लेके पिछले सीन को डिस्क्राइब करते हैं। जब ओल्ड चियान और ओल्ड भाई सुनते हैं कि ये काले वेशभूषा वाले लोग जानन अकेडमी को खून से रंगना चाहते हैं, तो फिर भले ही दोनों शायद कितने भी काम रहते हो, इनके चेहरे से वो गुस्सा छिपता नहीं है। सीन शिफ्ट हुआ था उस हन्यू की तरफ। वो ओल्ड चियान और ओल्ड भाई की तरफ देख के बोलता है, 2 7 स्टार दोजन, हाँ ठीक है, तुम मेरे प्रैक्टिस के काम आओगे। इमीडिएटली उसकी आंखें देखती हैं बगल में खड़े बंदी की तरफ। वो कहता है, अटैक करके इन दोनों को फिनिश कर दो। अगर एक के बाद एक ऐसी चीजें चलती रही तो मामला ट्रबलसम हो जाएगा। ये सुन के हन्यू के बगल में खड़ा बंदा हल्के से नोट करता है। वो कहता है, ठीक है। उसने शांति से अपने कदम को आगे बढ़ाया था। इमीडिएटली ऐसा लगता है जैसे जानन अकेडमी की पूरी जमीन एकदम डार्क हो गई हो। एक वास्ट और माइटी ऑरा जो कि ओल्ड चियान और ओल्ड भाई से कई गुना स्ट्रॉन्गर था, वो किसी तूफान के जैसे चारों तरफ फैलता है। सभी के एक्सप्रेशन जिसमें ओल्ड चियान और ओल्ड भाई भी इंक्लूडेड होते हैं, इस भयानक से ऑरे के सामने पेल हो जाते हैं। इस दुबले पतले फिगर को देख के ओल्ड चियान और ओल्ड भाई एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इन दोनों के शरीर एकदम कांप गए थे। वो कहते हैं, दो शेंग। इन दोनों ने अपने लाइफ टाइम में किसी दो शेंग को नहीं देखा है, लेकिन ऐसे ट्रू प्रेशर के सामने वो समझ गए थे कि वो इस इंसान के बिल्कुल भी मैच नहीं है।
इस समय सूचन के चेहरे पे भी एक ट्रेजिक स्माइल आ गई होती है। वो कहते हैं जानन अकेडमी लगता है आज बच नहीं पाएगी। एक एलीट दोषंग के सामने उनके अंदर चाहे कितनी भी जिद और परसेवरेंस हो, ये सब किसी काम नहीं आने वाली। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि अब ये पॉइंटलेस है। इस मोमेंट में पूरी एकेडमी पूरी तरीके से साइलेंट हो गई थी। हालांकि सभी लोग आसमान में खड़े इंसान को देख के ये क्लियरली बता तो नहीं पा रहे थे कि कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसा फर्स्ट एल्डर सूचन के चेहरे पे एक्सप्रेशन है, साफ तौर पे ये एक्सपर्ट बहुत ही टेरिफाइंग है। एक ही इंस्टेंट में नीचे का क्राउड एकदम डिस्पेयर में चला जाता है, मतलब हताशा से भर जाता है। एक प्रॉपर फेस्टिव ओकेजन आज जैसे डिजास्टर में कैसे बदल गया। ओल्ड भाई और ओल्ड जैन सूखी से आवाजें बोलते हैं, एल्डर क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी जानन अकेडमी ने आपको कैसे ऑफेंड किया। उस एलीट दोषंग की आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो जियान की स्टैचू की तरफ पॉइंट करके डीप आवाज में बोलता है, इस इंसान से संबंधित होना यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। हॉल ऑफ सोल का एक और बंदा हंस के बोलता है, ऑफ कोर्स अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी तुम्हारा अंजाम बदलने वाला नहीं था। हनीव बॉय से कोड के बोलता है, ठीक है हमने काफी समय बर्बाद कर लिया। वो एलीट दोषंग स्माइल के साथ बोलता है, समझ गया। जैसे वो चुटकी बजाता है, एक स्पेशल फ्लक्चुएशन फॉर्म हुई थी। दो फेरोशियस विंड अटैक्स लाइटिंग स्पीड से ओल्ड चियान और ओल्ड बाई की बॉडी से आके टकरा गए थे। इन दोनों के दुई की डिफेंस होते हैं, वो इन अटैक के सामने कागज की तरह बर्ताव करते हैं। एक हैवी फोर्स ट्रांसमिट हुई थी। हम तुरंत ही दोनों के चेहरे के रंग उड़ते हुए देखते हैं और काफी अमाउंट में खून बाहर आया था। जब नीचे के लोग देखते हैं कि ओल्ड चियान और ओल्ड बाई भी इस इंसान के एक अटैक को रिसीव नहीं कर पा रहे, सभी के शरीर एकदम ठंडे पड़ गए थे। ओल्ड चियान और ओल्ड बाई को रैंडमली हराने के बाद उस दोषंग की आंखें जाती हैं उस स्टैच्यू के ऊपर। उसकी आंखों में एक चिल अपीयर हुई थी। वो कहता है स्टैच्यू सच में एक आईसोर है। अगर ये इंसान नहीं होता तो आज हॉल ऑफ सोल की ऐसी हालत नहीं हो गई होती। ये सोच के उस एलीट दोषंग के दिल में एक और भी गहरा इंटेंट जाग गया था। उसका बड़ा सा हाथ सामने की तरफ ग्रैब करता है। आसपास के 1000 फीट की एनर्जी कई बड़े बड़े पंजों को बना लेती है। फिर रूथलेस तरीके से उस स्टैचू की तरफ जाके टकरा जाते हैं। ऐसे सीन को देख के सभी के चेहरों पे फाइनली सारी होप चली जाती है। लगता है आज जानन अकेडमी को डिस्ट्रॉय होने से कोई रोक नहीं सकता। सभी की आंखों के सामने वो बड़े से हाथ उस मूर्ति से जाके टकरा गए थे। अभी सूचान का एक्सप्रेशन पेल होता है। कोई गहरी सांस लेने के बाद वो हाउ की तरफ देख के बोलते हैं, वो हाउ शाओयू, ओल्ड चियान, ओल्ड बाई, हम ऑल आउट जाके इनसे फाइट करेंगे। तुम दोनों यहाँ से स्टूडेंट्स को लेके जाओ। वो हाउ अपनी हैवी सोर्ड को टाइट तरीके से पकड़ के बोलता है, अगर आप सच में मरना चाहते हो तो चलो हम साथ में मरते हैं। शाओयू अपने होठों को बाइट करती है। उसकी प्रिटी आंखें देखती हैं स्टैच्यू को जिससे वो बड़ा सा हाथ टकराया था, लेकिन अचानक से हम उसके चेहरे पे एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहती है स्टैच्यू अभी भी खड़ा हुआ है। ऐसे शब्दों को सुन के सभी की आंखें दुआ से स्टैच्यू के ऊपर जाती हैं। वो देखते हैं कि वो ह्यूज स्टैच्यू अभी भी बिल्कुल अनडैमेज्ड है। इस सीन ने सभी को स्टंट कर दिया था। वो पिछला वाला पाव अटैक किसी पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है, तो फिर एक मूर्ति की तो क्या ही बात है। अभी उस एलीट दोषंग के चेहरे पे भी एकदम स्टार्टर्ड एक्सप्रेशन था। वो कहता है क्या हुआ। चौंक तो पीछे का हनीव भी गया था, लेकिन इमीडिएटली उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं, हंची जल्दी से पीछे आओ। लेकिन हनीव की मुंह से आवाज जस्ट बाहर आई पाई थी, तभी स्टैच्यू के ऊपर से किसी की इंडिफरेंट आवाज चारों तरफ गूंजती है। वो आवाज कहती है, बस एक बेंशंग की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरी स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय करने चला है। एक हल्की सी हवा चली थी। हम धूल को हटते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम एक और ब्लैक कलर्ड फिगर सभी की आंखों के सामने प्रकट होता है। इस ब्लैक फिगर के दोनों हाथ पीछे होते हैं। वो दूर से ही हनक्लैन के उस दोषंग की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ा के हल्के से क्लेंच करता है। तुरंत ही वो एलीट दोषंग जिसकी वजह से जानन अकेडमी पूरी तरीके से कांप गई होती है, वो बिना एक आवाज निकाले एक खून के फुब्बारे में बदल जाता है। ऐसे सीन को देख के सभी लोग एकदम स्टंड हो जाते हैं। इनकी डिसबिलीफ से भरी आंखें देखती हैं उस ब्लैक कलर्ड फिगर को जो कि अभी भी उस मूर्ति के ऊपर खड़ा हुआ है। एक एलीट दोषंग इतनी आसानी से मर गया। इस समय हनीव की बॉडी इस तरीके से पीछे जाती है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। साथ ही उसके मुंह से एक डरावनी चीखने की आवाज बाहर आई थी। वो चिल्ला के बोलता है, जियान। इससे इतने जाने पहचाने से नाम को सुन के सारी एकेडमी के लोग जो कि धीरे स्टंट एक्सप्रेशन से बाहर आ रहे थे, ऐसा लगता है जैसे इन सभी की ओर बिजली गिर गई हो। इनके दिमाग में दो शब्द जियान जैसे एक्सप्लोड हो जाते हैं। वो लेजेंडरी स्टूडेंट जिसके नाम को जानन अकेडमी की हिस्ट्री से कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो फाइनली अपीयर हो चुका है। अब इन हॉल ऑफ सोल के नमूनों का क्या अंजाम होगा, वेल इसकी तो कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। खैर हम उस सीन को देख रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे जन इन सभी का काम तमाम करके अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा होगा। फिर वो दोबारा एंटर करेगा मैग्मा वर्ल्ड में, और मैग्मा की सबसे गहराइयों में क्या है हम उसके बारे में जान रहे होंगे। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। ऑफ कोर्स जो लोग आज ये एपिसोड को देखना चाहते हैं, जैसे हम शाम को से प्रिपेयर करते हैं, वो चैनल की मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। सो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप के पार्ट बनना कंसिडर कर सकते हो। आई गेस इसका बेस प्लान 29 से स्टार्ट होता है और इमोर्टल गॉड से ऊपर वाले लोग 2 एपिसोड्स आगे देख सकते हैं। ज्वाइन बटन को चेकआउट जरूर करना और कमेंट्स में लिख के ये भी बताना कि वाला एपिसोड आपको कैसा लगा है। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार। अगर आपने पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो उसे देखो लेफ्ट में क्लिक करके। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।